आज का हमारा टॉपिक फिजिकल डिसेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है। फिजिकल डिसेबिलिटी एंड इट्स टाइप। फिजिकल डिसेबिलिटी और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट इज अ फिजिकल डिफॉर्मिटी or impairment of skeletal system. Skeletal system includes bones, joints, limbs and associated muscles. फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो ऐसी जिस्मानी है खराबी है या इम्पेयरमेंट है जो हमारे जो ये स्केलेटल सिस्टम है इसमें खराबी को कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या चीज़ें शामिल हैं? हड्डियां शामिल हैं, जोड़ हैं, बाकी अज़ा हैं और इससे मुतालिक जो हरकत से मुतालिक जितने भी मसल्स हैं वो इनमें शामिल है। जब इनमें खराबी होगी तो हम इसे ऐसी इम्पेयरमेंट को फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी कहा जाता है। पीडी इज एनी कंडीशन दैट परमानेंटली प्रिवेंट नॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड कंट्रोल। जो फिजिकल डिसेबिलिटी है ये नॉर्मल मूवमेंट या कंट्रोल को परमानेंटली रोकती है। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें रुकावट का बायस बनती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी दो हैं। नंबर वन न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट और नंबर टू मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस। अगर असाब से मुतालिक असाब की वजह से इम्पेयरमेंट है, न्यूरॉन की वजह से इम्पेयरमेंट है तो उसे हम न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट कहेंगे। अगर मसल्स में या हड्डियों में कोई मसला है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो रही है उसे मस्कुलर स्केलेटल कंडीशंस कहेंगे। अब इसमें न्यूरो मोटर को देख लेते हैं। इसमें कंडीशन इन्वॉल्व नर्व्स, इसमें असाब शामिल हैं, मसल्स, पट्टे, मोटर फंक्शनिंग और मोटर फंक्शनिंग। इसमें ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों। टाइप्स ऑफ इसकी इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं? सेरिब्रल पैल्सी, एपिलेप्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पोलियो। और इसका पोलियो का पूरा नाम पोलियो माइलिटिस है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। तो ये तमाम इसकी मज़ीद इस जो बीमारियां हैं या कंडीशन है या डिसऑर्डर हैं, ये 6 तरह के डिसऑर्डर इसमें शामिल हैं। और मस्कुलर में मस्कुलर की डेफिनेशन क्या है? द कंडीशन दैट अफेक्ट मसल्स, बोन्स एंड condition that affects muscles, bone and result in limited functioning। ये वो कंडीशन है जो हड्डियों को या पट्टों को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से फंक्शनिंग जो है उनकी जो वर्किंग है वो लिमिटेड हो जाती है। इसमें कौन सी बीमारियां शामिल हैं? जेविलियन आर्थराइटिस, लिम्ब डेफिशिएंसी एंड स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट देखेंगे और उसमें सबसे पहली जो बीमारी है उसे सेरिब्रल पाल्सी कहेंगे। सेरिब्रल पाल्सी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर पे इन्होंने काउंट किया है। सेरिब्रल पाल्सी क्या है ये हम देख लेते हैं इसमें फिर अ, ताकि हमें समझ आ जाएगा। ये बच्चों में जो फालिज होता है उसे कहते हैं सादा अल्फाज में। इसकी मजीद डिटेल है। इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट काज बाय ब्रेन डैमेज, ये ब्रेन डैमेज की वजह से होती है। सेरिब्रल रेफर आ सेरिब्रम ब्रेन पार्ट दैट इज डैमेज्ड। सेरिब्रम जो पार्ट है जब वो डैमेज होता है तो उसे हम सेरिब्रल पाल्सी कहेंगे। यूजुअली acquired इन प्री नाटल पीरियड और बर्थ प्रोसेस अप टू 3 इयर्स। आम तौर पे या ये प्री नाटल पीरियड में हो जाता है यानी कि पैदाइश से पहले, और बर्थ प्रोसेस ड्यूरिंग बर्थ भी हो जाता है, या अप टू 3 साल, और या ये 3 साल की उम्र तक बच्चों को हो जाती है। नाइदर क्योरेबल नॉर प्रोग्रेसिव, ना ये काबिल इलाज है और ना ही ये बढ़ती है।
है, बढ़ने की एक वजह हो सकती है कि जब बच्चा मूवमेंट कम करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल अगर कमजोर हो जाए, वरना बीमारी जो है एज इट इज खुद से नहीं बढ़ती। जर्की एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इसमें झटके, हल्के झटके लगना और गैर इरादी तौर पर मूवमेंट जैसे कांपना वगैरह शामिल होता है। स्पाज्म इसमें होता है, इसका मतलब है इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल। स्पाज्म का मतलब होता है कि गैर इरादी तौर पर जब मसल्स का सिकुड़ना शुरू हो जाए उसे स्पाज्म कहते हैं। लॉस ऑफ मसल टोन, इसकी वजह से मसल्स की जो टून है वो भी उसका भी नुकसान हो जाता है। जैसे कोई भी मसल है, उसमें दो तरह की कंडीशन होती है कि या उसने टाइट होना होता है या उसने लूज होना होता है, इसे कहते हैं उसकी टून। तो ये मसल टून जो है ये अफेक्ट हो जाती है। अनस्टेडी गाइड, इसमें जो गाइड कहते हैं कि अ पर्सन मैनर ऑफ वॉकिंग के किसी शख्स का सर चलने का लड़खड़ा तरीका उस। जी। लड़खड़ा के चलना steady। हाँ जी। हाँ जी। अनस्टेडी गाइड, गाइड कहते हैं चलने के तरीके को, अनस्टेडी का मतलब है लड़खड़ा के चलना। तो उसके बाद बैलेंस प्रॉब्लम, इसमें जाहिर है जो बैलेंस हो जाता उसमें भी प्रॉब्लम आती है। मे हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर आर्म लेग स्पीच, तो इसमें बोलने पे, टांगों पे और हाथों बाजुओं पे कंट्रोल नहीं होता या कम होता है। इट इज परमानेंट डिसऑर्डर, ये आर्जी बीमारी नहीं है बल्कि परमानेंट बीमारी है, मुस्तकिल बीमारी है। इसमें इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोटर डिस्टरबेंस। मोटर डिस्टरबेंस की वजह से इसकी जो है ये टाइप्स हैं, चार तरह की टाइप्स या क्लासेस इसे कह लें, मुख्तलिफ क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा ये कॉमन होती है, जो 70 से 80% केसेस स्पास्टिक सीपी के ही होते हैं। और ये दिमाग का कौन सा हिस्सा, अच्छा हर एक इसमें जो है ना, एक तो इसकी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसमें दिमाग का कौन सा हिस्सा डैमेज हो तो फिर ये होती है, तो ये देखेंगे। और लास्ट में मसल्स पे क्या इफेक्ट आता है, बस ये तीन चीजों को ज्यादा फोकस करना है। तो काज बाय डैमेज ऑफ मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन एरिया या पैरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, जब ये डैमेज होते हैं तो इसकी वजह से स्पास्टिक सीपी होती है। तो उसके बाद है स्पाज्म, हम पहले पढ़ सके चुके हैं, जर्की मूवमेंट, मसल पेन, मसल में पेन होता है। हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया, हाइपरटोनिया का मतलब है एक्सट्रीम हाई या टाइट मसल, मसल्स का बहुत ज्यादा सख्त हो जाना। तो स्पास्टिक सीपी में मसल्स बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इसमें बीमारी, ये जो ब्रेन का पार्ट कौन सा डैमेज होता है, तो ये मोटर कॉर्टेक्स या पैरामिडल ट्रैक्ट, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं जब डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से, और इसकी परसेंटेज याद रखनी है, 70 से 80% जो सीपी है वो यही होती है। दूसरे नंबर पे अटास अटासिक सीपी, इट ऑकर्स इन 10% ऑफ आल केसेस, ये 10, सिर्फ 10% होती है। ये सेरिबेलम जो है इसके डैमेज होने की वजह से होती है। और इसमें हाइपोटोनिया, इसमें जो मसल्स की टून है वो लो हो जाती है। उसके बाद है इसमें कुछ फाइन मोटर, जिसकी वजह से मसल की टोन जो जहाँ सख्ती होती है वो लूज हो जाते हैं मसल, जिसकी वजह से फाइन मोटर प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। और इसमें फिर बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सर ये हाइपोटोनिया मतलब लूज, लो लूज मसल्स होंगे उनके जाते मसल्स हैं, लूज हो जाना, ढीले हो जाना। जैसे लटक जाते हैं हाथ पाँव। हाँ जी।
दो ही तरह से डिसफंक्शनिंग होगी ना, या तो मसल बहुत ज्यादा सख्त होंगे तो वो हिला नहीं सकेगा, और या बहुत ज्यादा लो लूज हो जाएंगे। उसके बाद है एथॉइड एथिटॉइड या डिसकाइनेटिक सीपी। ये 15% होती है। इसमें बेजल गैंग्लिया जो ब्रेन का पार्ट है इसके डैमेज होने की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद जो बेजल गैंग्लिया है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट। ये जो जानबूझ के हम हरकत कर रहे होते हैं, वॉलंटरीली हरकत करते हैं इरादी तौर पे, उसको हरकत करवाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें काजेज बहुत होती हैं, हाइपोटोनिया और हाइपोटोनिया दोनों। एंड इनवॉलेंट्री मोशन, और इनवॉलेंट्री मोशन जो गैर इरादी तौर पे हमारी हरकत होती हैं वो भी इसमें शामिल हैं। चिल्ड्रन कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ अपराइट इन सिटिंग एंड वॉकिंग। अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर पाते बच्चे। पर्पज लेस अनकंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट इसमें होती है। उसके बाद मिक्स्ड सीपी है। इट इज काज बाय डैमेज ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ ब्रेन। क्योंकि नाम से ही जाहिर है ये मिक्स है, तो ये मिक्स है, मुख्तलिफ किस्म के जो पार्ट्स हैं उसकी वजह से होती है, और इसमें फिर जो है वो भी मिक्स होते ही हैं। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्पास्टिक, अटास्किक और एथिटॉइड। ठीक है, इन तीनों को, इसमें जब तीनों तरह की हो जाए तो फिर हम उसे मिक्स सीपी कहेंगे। उसके बाद है टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। वैसे टोपोग्राफिकल का लफ्जी मानी होता है कि किसी भी इलाके में कुदरती और आर्टिफिशियल जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो उसे कहते हैं टोपोग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, तो बाकी ये जो सीपी है इसको, इसकी टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी की गई है। टोपोग्राफिकल यहाँ मतलब होगा कि किस किस एरिया को डैमेज कर रही है, उस हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। टाइप ऑफ सीपी, जो मोनोप्लेजिया है, ये अफेक्ट करती है एक चीज को, एक उज्व को, जो यूजली वन आर्म। ठीक है, जो ज्यादातर एक आर्म होती है, लेकिन कोई भी एक अज़ा इसमें हो सकता है। हेमीप्लेजिया ये दो को करती है। इसमें वन आर्म एंड वन लेग सेम साइड, एक ही साइड की एक बाजू और एक टांग हो सकती है। डबल हेमीप्लेजिया, इसमें देखें, हेमीप्लेगिया का, हेमी का मतलब दो, तो इसमें दो चीजें हैं। जब हेमीप्लेगिया ही डबल हो जाएगा तो उसमें चार आ जाएंगी। चार का मतलब क्या है, दोनों बाजू, दोनों टांगे अफेक्ट होती हैं। वन बॉडी साइड मोर इन्वॉल्व, लेकिन एक जो बॉडी की साइड है वो जरा ज्यादा इन्वॉल्व होती है। उसके बाद डाईप्लेजिया, इसमें भी चार हैं, लेकिन डबल प्लेजिया और इसमें ये फर्क है कि उसमें, इसमें भी चारों अज़ा शामिल हैं और उसमें भी, लेकिन उसकी एक साइड ज्यादा इन्वॉल्व होती है, इसमें दोनों साइड्स जो है वो ये मोस्टली दोनों टांगों की होती है। ठीक है, डाईप्लेजिया। और पैराप्लेजिया, बोथ लेग अफेक्टेड, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो टांगे अफेक्ट होती हैं, हाथ सही काम करते हैं। ट्राइप्लेजिया, ट्राई का मतलब तीन होता है, इसमें तीन अज़ा है। तीन अज़ा कौन से हैं, दोनों हाथ और एक टांग। क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड का मतलब होता है चार, तो ऑल फोर लिम्स इक्वली अफेक्टेड। तो अब यहाँ देखें कि जो डबल प्लेजिया था इसमें चारों तो अफेक्ट हुए हैं लेकिन एक साइड ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन क्वाड्रीप्लेजिया में चारों जो लिम्स हैं, चारों उज्व हैं, वो बराबर अफेक्ट होते हैं। इसके बाद है पेंटाप्लेजिया। पेंटाप्लेजिया, पेंटा का मतलब पांच, तो इसमें पांच अज़ा कौन से हैं, इसमें हेड भी शामिल हो जाता है कि बच्चों को, उसको जो इसके शिकार हैं बच्चे, वो हेड कंट्रोल भी नहीं कर पाते। यहाँ से फिर मैंने एक इंफॉर्मेशन मुझे याद आ गई थी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें जो स्टीफन हॉकिंग है, ये आपने देखा होगा, इसे सीपी तो नहीं थी लेकिन इससे मिलती जुलती बीमारी थी। तो वो भी पूछा जा सकता है कि स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोज्ड विद एमियोट्रोफिक लेरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको ये बीमारी थी। इसमें ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ते चले जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सीपी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में जो या तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर कोई है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, या ये मेडिसिन, ये देखें ये दो मेडिकेशंस के नाम लिखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसका सीपी का वैसे तो प्रॉपर क्योर अवेलेबल नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है बिफोर बर्थ। जी, एक ये आ गई है, मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल की जाती है पैदाइश से पहले। उसके बाद सर्जरी टू रिमूव मसल टाइटनेस, इसे हाइपोटोनिया कहते हैं, सर्जरी कर दी जाती है। तीसरा, मेडिकेशन टू रिलैक्स मसल्स, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं, बैक्लोफिन या बोटॉक्स। उसके बाद फिजिकल थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, मसाज थेरापी, और हाथा योगा। हाथा योगा इस टाइप का योगा कहते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज शामिल होती हैं। वैसे योगा आमतौर पे बैठ के की जाती है, लेकिन योगा की एक टाइप हाथा योगा है जिसमें थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर के जरिए मूवमेंट कराई जाती है, या क्रचिज होता है, क्रचिज बैसाखियों को कहते हैं। रोलिंग वॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, या कंप्यूटर विद वॉइस असिस्टेंस, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर वॉइस सिंथेसाइजर होता है। जी, इसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ सीपी। सीपी को डायग्नोस करने के लिए क्या है, एक एपेगर टेस्ट किया जाता है। इट मेजर द न्यू बॉर्न ओवरऑल हेल्थ, नए बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को ये चेक करता है। इसमें जो है ना, बेबी का हार्ट रेट, मसल्स टोन, और बाकी दूसरे जो साइन है वो देखे जाते हैं। यूबी क्लिकल कॉर्ड ब्लड गैस टेस्ट, ये है, ये लिया जाता है। इसका काम है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में वो कितनी जा रही है वो चेक की जाती है। इट अफेक्ट द ब्लड एसिडिटी, ब्लड की एसिडिटी। और अगर इसमें ज्यादा बच्चे ब्लड में एसिडिटी हो तो सीपी हो जाती है। न्यूरो इमेजिंग में एमआरआई, सीटी स्कैन, ईजीजी, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह ये की